अरे, ये क्या पेट लेकर घूमती रहती है? जैसे दुनिया में यही एक है जो बच्चा पैदा करने जा रही है। जाने कितना आराम करेगी। सच धज कर तो खुद को हीरोइन समझती है। मेरे पैरों की धूल भी नहीं है ये। और इस बेशर्म को इतनी बातें सुनाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशर्म चिकना घड़ा जो है। ननद डिम्पल ने देखा कि उसकी भाभी प्रिया अपने कमरे में आराम कर रही है, तो उसने आंखें दिखाकर कहा, खाना क्या तेरी माँ आकर बनाएगी? ये कहते हुए डिम्पल ने प्रिया का हाथ पकड़ा और झटके से उठाकर रसोई में लाकर खड़ा कर दिया। प्रिया रोते हुए बोली, दीदी, आप भी तो एक माँ हैं और ऐसी स्थिति से आप भी गुजरी ही होंगी। फिर आप मेरा दर्द क्यों नहीं समझ पा रही हैं? मुझे सुबह से ही बहुत दर्द हो रहा है दीदी, मुझसे खाना नहीं बन पाएगा। प्रिया के गिड़गिड़ाने पर डिम्पल ने चिल्लाकर कहा, नहीं बनाएगी? तेरी माँ ने यहाँ नौकर नहीं भेजे हैं, समझी? चुपचाप खाना बना, वरना। इतना कहकर डिम्पल जाकर सोफे पर बैठ गई। प्रिया की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आज उसे ननद की बात सुनकर बहुत दुख हुआ था। प्रिया की तलाकशुदा ननद डिम्पल उसे तंग करने का कोई बहाना नहीं छोड़ती थी। गर्भवती प्रिया ऐसी हालत में भी दिन रात घर के कामों में जुटी रहती थी, मगर घर में किसी को उसका ख्याल ही नहीं आता था। हंसते हंसते प्रिया सबके ताने सुन लेती थी, मगर चेहरे पर शिकन तक नहीं आने देती थी। डिम्पल अपने 3 साल के बेटे के साथ अपने माता पिता के घर पर ही रहती थी। प्रिया डिम्पल को एक आंख भी नहीं भाती थी और वो हमेशा हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी रहती थी। मगर आज जब प्रिया ने अपना मुंह खोला तो डिम्पल भड़क गई। मुझसे जुबान लड़ाती है? तेरा मुंह बहुत चलने लगा है आजकल। रुक, बताती हूँ तुझे। ये कहते हुए डिम्पल ने प्रिया के पेट में एक जोरदार लात मारी। तड़पते और बिलबिलाते हुए प्रिया जमीन पर गिर गई। जब वो काफी देर तक दर्द से तड़पती रही तो डिम्पल ने घबराकर अपने भाई हेमंत को कॉल किया, जो कि एक डॉक्टर था। भाई, प्रिया भाभी सीढ़ियों से गिर गई हैं और उठ नहीं पा रही हैं। डिम्पल ने भाई से झूठ बोल दिया। ये सुनकर हेमंत तुरंत घर आने लगा। अरे भाई, तू घर मत आ, दवाई बता दे, मैं लाकर दे दूंगी। डिम्पल ने भाई को घर आने से रोक दिया। भाई ने भी उसकी बात मान ली और फोन पर ही दवा बता दी। रात को घर आकर प्रिया के पति हेमंत ने अपनी माँ और पापा को भोपाल से वापस बुलाने की बात कही। हेमंत के पिताजी की सरकारी नौकरी थी और अभी उनकी पोस्टिंग भोपाल में थी, जहां उनके रिटायरमेंट के 2 साल बचे थे। डिम्पल, मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी पापा को बुला लूं। प्रिया के लिए किसी बड़े की जरूरत है, हेमंत ने कहा। अरे भाई, मैं हूं ना, मैं रख तो रही हूँ उसका ख्याल। तुझे मुझ पर कोई शक है क्या? डिम्पल ने बात काटते हुए कहा। हेमंत ने आगे कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। कैसी हो प्रिया? अब तुम ठीक हो? बिस्तर पर लेटी प्रिया से हेमंत ने कमरे में घुसते ही पूछा। ठीक हूँ। सुस्त और मुरझाए चेहरे को देखकर हेमंत ने आगे कहा, तुम सीढ़ियों से गिर कैसे गईं? संभल कर नहीं चलती क्या? ये आपसे किसने कहा? प्रिया ने फटी आंखों से हेमंत की तरफ देखकर पूछा। अरे, मुझे कौन बताएगा डिम्पल के अलावा? हेमंत ने तुरंत कहा। उनके झूठ पर भी भरोसा हो गया आपको? कहते कहते प्रिया की आंखें गीली हो गईं और आंसू बहने लगे। कहना क्या चाहती हो तुम? हेमंत ने पूछा। यही कि आपकी बहन ने आज बेवजह मेरे पेट में लात मारी है। मेरा बच्चा मर भी सकता था। ये जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। खुद तो यहाँ भाई के घर में पड़ी हैं और मुझे ताने सुनाती हैं। प्रिया की बात सुनकर पहले तो हेमंत अवाक सा खड़ा देखता रहा, लेकिन अगले ही पल बोला, तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरी बहन ने तुम पर हाथ उठाया? हद करती हो। इतना झूठ बोलकर मेरी बहन को गलत साबित करके तुम्हें क्या मिलेगा प्रिया? खबरदार, अगर दोबारा मेरी बहन के बारे में झूठ बोलकर मेरे कान भरने की कोशिश भी की तो। प्रिया ने सोचा था कि आज हेमंत उसका साथ देगा, मगर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। तुम उनसे खुद क्यों नहीं पूछ लेते? आज प्रिया ने आमना सामना करने की ठान ही ली थी। इस बात पर हेमंत तुरंत प्रिया को डिम्पल के सामने ले आकर खड़ा कर दिया और तेज आवाज में पूछा, डिम्पल, तुमने आज इसके साथ क्या किया था? ये सीढ़ियों से कैसे गिरी? डिम्पल पहले तो सक पका गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि भाई सामने आकर बात करेगा।
उसने तुरंत नाटक करना शुरू कर दिया। मैं क्यों करूंगी भाई, भाभी के साथ कुछ? इन्होंने मेरी झूठी शिकायत की है तुझसे। एक बात कहूं भाई, एक तो मैं पहले ही मुसीबत में हूँ, ऊपर से ये मुझे घर से निकालने की धमकी देती रहती है। तू ही बता मैं कहाँ जाऊंगी? ससुराल वाले तो मुझे पहले ही मारने को तैयार बैठे हैं, और अब तो ये घर भी मेरा नहीं रहा। डिम्पल ने ऐसा कहते हुए रोने का नाटक शुरू कर दिया। प्रिया उसका ये नाटक अच्छी तरह समझ रही थी, मगर हेमंत से अपनी बहन का रोना देखा नहीं गया। हेमंत प्रिया पर दहाड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिम्पल से ये बातें कहने की? यहाँ से ये नहीं बल्कि तुम जाओगी। ये घर उसका है और हमेशा उसका ही रहेगा। ऐसा कहकर हेमंत ने प्रिया को उस नाजुक हालत में घर से बाहर धक्का दे दिया। हेमंत, हेमंत मेरी बात तो सुनो, मेरा विश्वास करो, ये सब झूठ है। प्रिया बाहर से ही आवाज दे रही थी, मगर हेमंत ने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया। कुछ ही देर में प्रिया बाहर ही बेहोश हो गई। पड़ोस वाली चाची सास को प्रिया से काफी लगाव था। जब उन्होंने प्रिया को सड़क पर बेहोश पड़े देखा तो उन्होंने तुरंत दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। तब वो जल्दी से अपनी बहू की मदद से प्रिया को अस्पताल ले गईं। वहां जाकर पता चला कि प्रिया का बच्चा पेट में ही मर चुका है। जब उन्होंने सुबह डिम्पल को ये खबर दी तो वो झूठा नाटक करते हुए अस्पताल पहुंची और प्रिया को सहानुभूति देने लगी। कुछ दिन बाद प्रिया घर आ चुकी थी और आज हेमंत के माता पिता भी भोपाल से आने वाले थे। प्रिया जान चुकी थी कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने रोते हुए हेमंत से कहा, हेमंत, अगर दीदी ने उस दिन मुझे लात ना मारी होती तो आज मेरा बच्चा जिंदा होता। भाई देखो, देख रहे हो कैसे इल्जाम लगा रही है ये मुझ पर? डिम्पल ने रोने का नाटक किया। अपनी बहन को रोता देख हेमंत चिल्लाकर बोला, बकवास बंद करो अपनी, दूसरों पर इल्जाम लगाना छोड़ो। मुझे ये सब मत सिखाओ। मैं डॉक्टर हूँ और सब समझता हूँ। खुद अपना ध्यान नहीं रख पाई और इल्जाम डिम्पल पर लगा रही हो। अरे मैं तो अब तुम्हें घर में ही नहीं रखना चाहता, मगर मम्मी पापा की वजह से मजबूर हूँ। अगर यही हरकतें रही तुम्हारी तो बाहर फेंक दूंगा। हेमंत कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। प्रिया सिसक सिसक कर रो पड़ी, मगर कुछ कह नहीं पाई। उसकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। भाई, इसको बोलो कि जाकर खाना बनाए, बहुत जोर से भूख लगी है और मेरा बेटा भी कब से भूखा है, डिम्पल ने कहा। ये सुनकर हेमंत ने प्रिया की तरफ देखा, मगर प्रिया ने अपना चेहरा घुमा लिया। ऐसे में हेमंत ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और बेड से नीचे उतार दिया। जाओ जल्दी से खाना बनाओ, सुना नहीं क्या? हेमंत जोर से चिल्लाया। डिम्पल खड़ी खड़ी ये सब देख रही थी और अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। प्रिया के डगमगाते पैर किचन की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। डिम्पल ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने अपनी माँ को पाकर लिपट गई। मम्मी, अरे प्रिया कहाँ है? माँ पुष्पा जी ने डिम्पल को एक तरफ हटाया और प्रिया को ढूंढती हुई अंदर चली गई। डिम्पल खड़ी देखती रह गई और पीछे से बड़बड़ाने लगी, देखो कैसे उसको ढूंढ रही हैं, अपनी बेटी की तो परवाह ही नहीं है। इधर उधर देखते हुए पुष्पा जी ने जैसे ही किचन में प्रिया को देखा तो वो चिल्ला पड़ी, प्रिया, यहाँ क्या कर रही हो बेटा? इस हालत में यहाँ काम कर रही हो? किसने कहा तुमसे ये सब करने के लिए? पुष्पा जी को देखकर प्रिया दहाड़े मारकर रोने लगी। पुष्पा जी ने उसे अपने आंचल में समेट लिया और वहां से हटाकर ड्राइंग रूम में ले जाकर सोफे पर बिठाया। कैसे हुआ बेटा ये सब? पुष्पा जी ने प्रिया के सिर पर हाथ रखकर पूछा, लेकिन प्रिया के मुंह से कुछ बोल न फूटा। पुष्पा जी उसकी पीड़ा को समझ रही थी, मगर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। तभी अंदर से हेमंत निकल कर आया। बेटा, ये सब कैसे हो गया? जैसे ही पुष्पा जी ने हेमंत से पूछा, उसके जवाब देने से पहले ही डिम्पल बोल पड़ी, मम्मी, वो सीढ़ियों से गिर गई थी। डिम्पल के इतने फुर्ती से जवाब देने पर पुष्पा जी ने उसे घूर कर देखा। इस पर हेमंत तुरंत बोल पड़ा, हाँ मम्मी, ऐसा ही हुआ था। पुष्पा जी अभी भी पूरी सच्चाई से अनजान थीं, इसलिए वे प्रिया का सिर अपनी गोद में रखकर सहलाने लगीं। ये देखकर डिम्पल के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा।
उसके मन में फिर से कोई नया कारनामा पलने लगा था, जिसे वो जल्द ही अंजाम देने वाली थी। कुछ दिन आराम करने के बाद प्रिया ठीक होकर पहले जैसी हो चुकी थी, जिसे देखकर उसकी सास पुष्पा जी और ससुर गिरधारी जी बहुत खुश थे। ससुर जी उसका खूब ख्याल रखते थे और उसके लिए फल मेवे लाकर देते थे। डिम्पल ये सब देखकर मन ही मन कुढ़ती रहती थी और प्रिया से बदला लेने की भावना उसके मन में और मजबूत होती गई। एक दिन जैसे ही प्रिया अपने कमरे में घुसी, उसने डिम्पल के हाथ में अपनी सोने की चेन देखी। अरे दीदी, क्या हुआ? ये आपको कहाँ मिली? प्रिया ने पूछा। डिम्पल प्रिया पर बरस पड़ी। मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। मैं तो इसे बाहर से उठा कर लाई थी, तुम्हें देने के लिए, मगर तुम अपने कमरे में ही नहीं थी। अरे दीदी, इतना झूठ क्यों बोल रही हो? ये चेन तो मैंने कितने दिनों से पहने ही नहीं है। प्रिया डिम्पल की बात पर हैरान थी। तभी पुष्पा जी डिम्पल के चिल्लाने की आवाज सुनकर कमरे में आ गईं। मम्मी, देखो आपकी बहू की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। ये मुझ पर सोने की चेन चुराने का इल्जाम लगा रही है। डिम्पल ने शिकायत की। प्रिया, क्या हुआ बेटा? डिम्पल ऐसा नहीं कर सकती, पुष्पा जी ने कहा। मम्मी जी, मैंने ऐसा नहीं कहा। दीदी को गलत फहमी हुई है। प्रिया बार बार सफाई देती रही, मगर डिम्पल उसे ही गलत साबित करने पर तुली रही। पुष्पा जी ने इसे दोनों के बीच की गलत फहमी माना और बात को टाल दिया, जिससे डिम्पल के हौसले और बुलंद हो गए। जब से प्रिया का बच्चा खत्म हुआ था, तब से हेमंत प्रिया से खींचा खींचा रहने लगा था और डिम्पल इस आग में घी डालने का काम बखूबी कर रही थी। एक दिन डिम्पल का बेटा भूख से बिलख बिलख कर रो रहा था, लेकिन डिम्पल फोन पर अपनी सहेली से बात करने में व्यस्त थी। रोते रोते बच्चा सोफे से नीचे गिर पड़ा तो प्रिया दौड़ कर आई और उसे चुप कराने लगी। ये देखकर डिम्पल का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वो चिल्लाते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को गोद में उठाने की? अपना बच्चा तो पैदा होने से पहले ही खा गई, अब क्या मेरे बच्चे को भी मारना चाहती है? दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो बस उसे चुप करा रही थी, प्रिया ने कहा। चुप कर तू, सब जानती हूँ मैं। मेरे बच्चे को मारकर तो पूरी जायदाद की मालकिन बनना चाहती है ना? खबरदार अगर दोबारा मेरे बेटे को हाथ लगाया तो, वरना जैसे तेरे बच्चे का हाल किया था, उसे दुनिया में आने से पहले ही मार दिया था, तेरा भी वही हाल करूंगी। तभी अचानक तड़ाक से डिम्पल के गाल पर थप्पड़ों की आवाज गूंज उठी, जिससे डिम्पल धड़ाम से सोफे पर जा गिरी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया हरकत करने की? अरे हाथ नहीं कांपे तेरे ऐसा करते हुए? पुष्पा जी ने गुस्से में डिम्पल के बाल पकड़ते हुए कहा। इतने में गिरधारी जी भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने भी जब अपनी बेटी की ये घिनौनी करतूत सुनी तो उनका भी खून खौल उठा। पापा देखिए ना, माँ क्या बोले जा रही हैं, डिम्पल ने कहना चाहा, लेकिन गिरधारी जी ने भी एक जोरदार तमाचा बेटी के गाल पर जड़ दिया और गुस्से में बोले, निकल जा तू इस घर से। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी अकेली बेटी हूँ, डिम्पल चिल्लाई। मर गई हमारी बेटी, हम नहीं जानते तुझे। हमारी बेटी तो अब सिर्फ यही प्रिया है, गिरधारी जी ने कहा। डिम्पल फिर भी अपने पापा को उल्टा सीधा सुनाई जा रही थी। डिम्पल, पापा से बात करने की तमीज भूल गई क्या? अब या तो तुम दोबारा शादी करोगी या फिर अपने ससुराल वापस जाओगी, पुष्पा जी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। मम्मी, आप तो रहने ही दीजिए। आपको तो घर की मालकिन इसी को बनाना है। क्या मेरे बच्चे का यहाँ कोई हक नहीं है जो आप मुझे वापस भेजने की बात कर रही हैं? डिम्पल के मन का सारा जहर अब बाहर आ चुका था। खबरदार डिम्पल, अब इसके आगे तुमने एक जरा भी तमीज खोई तो मैं भी भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बेटी हो, जैसे तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम अपने ससुराल में क्यों टिक नहीं पाई और दामाद जी की बातों पर भरोसा हो रहा है। तुम खुद ही किसी लायक नहीं हो। तुमने भी तो दामाद जी से उनका बच्चा दूर कर रखा है। गिरधारी जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। हेमंत भी पापा को डिम्पल पर बरसते देखकर डिम्पल का ही साथ देने लगा। पापा, उसकी स्थिति समझिए, वो परेशान है इसलिए ऐसी बातें कर रही है। आप क्यों गुस्से में आ रहे हैं और आपको जीजा जी की बातों पर क्यों भरोसा होने लगा? गिरधारी जी और पुष्पा जी को अब पक्का विश्वास हो चुका था कि उनके बेटे बहू की जिंदगी में दुख की जड़ डिम्पल ही है। पुष्पा जी ने हेमंत से कहा, हेमंत, ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे, ये तो अपना घर बिगाड़ कर अब तुम्हारा घर बिगाड़ रही है। पापा, इसका कारण प्रिया ही है।
प्रिया भी इसे जब देखो घर से भेजने के बारे में सोचती रहती है। तभी ये अपने हक की बात कर रही है। हेमंत ने जब ऐसा कहा तो पुष्पा जी ने उसे कड़ी फटकार लगाई। तुम अपनी बीवी को ही नहीं जानते कि वो ऐसा कर भी सकती है या नहीं? पुष्पा जी की बात सुनकर हेमंत की बोलती बंद हो गई। पापा, मैं अपना हक लेकर रहूंगी। निकालना है तो इस डायन को घर से निकालो। डिम्पल एक बार फिर तेज आवाज में बोल पड़ी। गिरधारी जी गुस्से में दंदनाते हुए बोले, खबरदार डिम्पल, अगर एक शब्द भी और बोला तो मैं। क्या करेंगे आप? डिम्पल के दोबारा पलटकर जवाब देने पर पुष्पा जी ने इस बार उसे एक और थप्पड़ रसीद कर दिया। डिम्पल गुस्से में अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात घर में किसी ने खाना नहीं खाया। ये सब देखकर प्रिया से रहा नहीं गया। उसने हेमंत से कहा, हेमंत, दीदी जो मांग रही हैं उन्हें दे दो, मगर घर का माहौल इस तरह खराब मत होने दो। अच्छा, अब तुम तो रहने ही दो। ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। तुमसे कोई नहीं जानना चाहता कि क्या करना है। अपना मुंह बंद रखो और ज्यादा एहसान दिखाओ मत कि अपना हक दे रही हो। तुमसे पहले वो इस घर की है, समझी? ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। हेमंत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रिया मन महसूस कर रह गई। हेमंत अब भी उसे ही गलत समझ रहा था। प्रिया डिम्पल के तलाकशुदा जीवन का दर्द समझती थी, इसलिए उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की थी। कुछ दिन तक घर का माहौल बहुत शांत रहा, मगर ये शांति तूफान से पहले की शांति थी। कुछ दिनों बाद डिम्पल ने अपने मम्मी पापा को बात करने के लिए बुलाया। जब सब एक साथ बैठे तो उसने सामने कुछ पेपर रख दिए। ये क्या है? गिरधारी जी ने चौंक कर उन कागजों की तरफ देखा। जो मैंने मांगा है वो मेरा हक है, वो भी कानूनी तरीके से, जिससे कि आप मुझे मना नहीं कर सकते। डिम्पल के तेवर देखकर पुष्पा जी तिलमिला उठी और गिरधारी जी ने उन कागजों को उठाकर दूर फेंक दिया। तेरे जैसी बेटी मुझे नहीं चाहिए। जा, अभी इसी वक्त घर से निकल जा। अब मैं समझ चुका हूँ कि हेमंत की जिंदगी में जहर कौन घोल रहा है। तुझसे अपना घर तो संभला नहीं गया और अब भाई का घर तोड़ने चली है। गिरधारी जी की बातें सुनकर डिम्पल ने पास खड़ी प्रिया के मुंह पर एक तमाचा मार दिया। प्रिया सहम गई, मगर डिम्पल की इस हरकत का हेमंत पर अब भी कोई असर नहीं हुआ। पुष्पा जी ने तुरंत डिम्पल का हाथ कसकर पकड़ा और उसे मुख्य दरवाजे से बाहर कर दिया। खबरदार, जो आज के बाद इस घर में कदम भी रखा तो। डिम्पल ने जमीन पर पड़े कागज उठाए और बोली, पापा, इस पर बिना साइन कराए मैं नहीं जाऊंगी। पापा, दे दीजिए ना, जो भी दीदी मांग रही हैं सब इनका ही तो है। इस बार प्रिया ने पहली बार अपने सास ससुर के सामने मुंह खोला, मगर डिम्पल को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तू कौन होती है मुझे ये देने वाली? तेरी तो मैंने जान ले लूंगी। तेरे पेट पर लात मारी थी, भूल गई क्या? ये कहकर डिम्पल ने प्रिया के बाल खींचे और उसका हाथ पीछे की तरफ मरोड़ दिया। डिम्पल के मुंह से ये सच सुनते ही हेमंत के होश उड़ गए। वो जैसे काठ का बुत बन गया। जिस बच्चे को खोने का दुख वो आज तक झेल रहा था और जिसका जिम्मेदार वो प्रिया को मानता था, उसका असली सच आज सामने आ गया था। डिम्पल ने प्रिया के खिलाफ झूठ बोलकर हेमंत की नजरों में उसे गिराने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज डिम्पल ने खुद ही अपना राज खोल दिया था। हेमंत ने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने जीजा जी को कॉल किया। जीजा जी, अगर आप दीदी को ले जाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। आप इन्हें कल ही ले जाइए। ये सुनकर डिम्पल के होश उड़ गए। उसने हेमंत से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। अब तू भी मेरा दुश्मन हो गया, डिम्पल अपने भाई पर चिल्लाई। मगर अब हेमंत की आंखें खुल चुकी थीं। उसने कहा, दीदी, आपने मेरा बच्चा छीन लिया। आपको शर्म नहीं आई मेरी पत्नी के पेट पर लात मारते हुए? क्या आप मुझे मेरा बच्चा वापस दे सकती हैं? आपकी बातों में आकर मैंने उस दिन प्रिया को घर से निकाला था। उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। डिम्पल दंग रह गई। उसने फिर भी प्रिया पर इल्जाम लगाने की कोशिश की। अपनी इस लाडली बेबी का साथ मत दे भाई। ये तो मेरा हक छीनने के लिए ही बच्चा पैदा करना चाहती थी। दीदी, लालच तो आपने दिखाया है। प्रिया तो सब कुछ आपको देने के लिए मुझसे कह रही थी, मगर मैंने ही उसे गलत समझा। हेमंत अपनी गलतियों पर पछता रहा था और उसने प्रिया से हाथ जोड़कर माफी मांगी।
तुझसे अच्छी तो ये बहू है जिसने आज तक तेरी कोई बुराई हमसे नहीं की, और एक तू है कि अपने भाई का ही बच्चा छीन बैठी। गिरधारी जी और पुष्पा जी दोनों डिम्पल को जमकर लड़ताड़ रहे थे। आज डिम्पल के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि पूरा परिवार उसके खिलाफ खड़ा था। पुष्पा जी ने डिम्पल को झिझोड़ते हुए कहा, डिम्पल, अगर यही तुम्हारे साथ हुआ होता तो? अगर तुम्हारे पेट पर किसी ने ऐसी लात मारी होती और तुम्हारा बच्चा मर जाता तो तुम क्या करती? क्या तुम उससे नफरत नहीं करती? अब डिम्पल की आंखों में आंसू थे। वो शर्मिंदा होकर जमीन पर नजरें गड़ाए रो रही थी। तभी प्रिया उसके करीब आई और बोली, दीदी, कोई बात नहीं, आपसे गलत फहमी में ये सब हो गया। इंसान से गुस्सा कुछ भी करवा सकता है। गुस्से में सही गलत का अंतर दिखाई नहीं देता। प्रिया की इतनी बड़ी उदारता देखकर डिम्पल ने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। मैं माफी मांगने के लायक तो नहीं हूँ प्रिया, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। गिरधारी जी और पुष्पा जी ने डिम्पल से कहा, तुझे क्या लगता है डिम्पल, कि तूने हमारे घर का चिराग छीन लिया और तुझे कोई माफ कर देगा? अगर अपनी गलती सुधारना चाहती है तो कल चुपचाप दामाद जी के साथ अपने ससुराल चली जा। अगले दिन उसके पति उसे लेने आ गए और वो चली गई। समय बीतता रहा। एक दिन डिम्पल का बेटा स्कूल से वापस आ रहा था कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। डिम्पल दहाड़े मारकर रो रही थी। आज उसके कर्म ही उसके सामने आ गए थे। जिस तरह उसने अपने भाभी का बच्चा छीना था, आज कुदरत ने उसके किए की सजा देते हुए उसका इकलौता बच्चा उससे छीन लिया था। डिम्पल आज भी उसी पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। दोस्तों, इंसान के कर्म लौटकर उसके पास जरूर आते हैं। किसी के साथ बुरा करके कोई कभी सुखी नहीं रह सकता। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।